नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज स्कूल व्याख्याता सीरीज की अपनी साइंस के अंदर जो है 24वीं क्लास है। 24वीं क्लास है और हमारा पर्यावरण व संरक्षण की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं वह है ऊर्जा के पिरामिड व ओजोन परत। देखो, ओजोन परत है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में जो है पर्यावरण के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित जो सामान्य चीज़ें होती है वो साइंस में नहीं पूछी जाती। अपने वो तो पूछी जाती है, जो फैक्ट वाली होती है वो साइंस से रिलेटेड होती है, वही चीज़ें जो है डायरेक्ट इसमें बनती है। ना तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ना ही जो सामान्य लाइनें होती है वो इंपॉर्टेंट है। फैक्ट वाली जो चीज़ें होती है वो अपने पेपर में आने की संभावना रहती है। अब देखो, ओजोन परत के अंदर ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, कितने किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ओजोन परत न होने के या कहीं पर अगर विलुप्त हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं उनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, और एक छोटा सा जो रिवीजन है वो पिछली क्लास का भी अपने इसके अंदर करेंगे। तो ये जो क्लास है इसके बाद में अपना साइंस का एक टॉपिक और रहेगा, वो मैं एक क्लास के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे अपने इंडिया जी की, इंडिया का भूगोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब कि जो हिमालयाज वगैरह है उनके बारे में, उनकी चोटियों के बारे में, वहाँ के प्रदूषण वगैरह के बारे के अंदर कैसे बचाया जाए, संरक्षण के बारे में चीज़ें उसके अंदर जो है अपने आएगी। तो फिलहाल अपने चलते हैं ऊर्जा के पिरामिड और ओजोन परत के बारे में, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा पिछली क्लास का अपने एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो अपने क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं। उत्पादक, अब इन उत्पादक को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, अब देखो उत्पादक के बाद में क्या आते हैं, शाकाहारी आते हैं। और शाकाहारी को कौन खाता है? वो मांसाहारी खाते हैं। और इन मांसाहारी को कौन खाते हैं? जो शीर्ष मांसाहारी, मतलब बड़े बड़े जो जीव होते हैं वो खाते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपनी बात करते हैं उत्पादक। देखो यहां पर क्या होते हैं, ये प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये अपने द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, शेर आता है। ठीक है, इसमें जो है अपने शाकाहारी के अंदर इसमें कुत्ता, जो यहाँ पर मांसाहारी के अंदर क्या आता है, कुत्ता आता है। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, शाकाहारी के अंदर क्या आते हैं, गाय आती है, बकरी, भैंस। ठीक है, ये सब जो है वो इसके अंदर अपने आती है। ठीक है, उसके बाद में ये है उत्पादक। उत्पादक के अंदर पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, अब पेड़ पौधों के अलावा क्या आते हैं, वो आते हैं कवक आते हैं, मतलब जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं या फिर पेड़ पौधे हैं उन सभी को उत्पादक के अंदर गिना जाता है। अब एक एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या बता दी कि इन जीवों को, मतलब इन प्रकाश संश्लेषण करने वालों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है सूर्य के प्रकाश से, इनको ऊर्जा मिलती है। सूर्य के प्रकाश से इनको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी और जो जानकारी अपने को होनी चाहिए वो ये है कि ये है चतुर्थ ऊर्जा स्तर, ये है तृतीयक ऊर्जा स्तर, ये द्वितीयक ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये है प्राथमिक ऊर्जा स्तर। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अपने को होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक के ऊपर। देखो, ओजोन परत व अपक्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें होती है। ओजोन परत और अपक्षय जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। देखो, सबसे पहली चीज जो है, पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर संताप मंडल, देखो है कहां पर? देखो ओजोन परत कहां पर है? ओजोन परत है समताप मंडल में, समताप मंडल में। ये कहाँ कहाँ पर है? मतलब अगर संताप मंडल के अंदर अपने को ओजोन परत देखना हो तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? तो उसका एड्रेस है 20 से 25 किलोमीटर, जमीन से 20 से 25 किलोमीटर हाइट पर। ठीक है, हाइट पर। अब देखो ये ओजोन परत, ओजोन जो है, ओजोन का जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन,
इसका फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन ओजोन जो है, ओजोन, इसका फॉर्मूला होता है O3 होता है। ठीक है, O3, O3 देखो, ओजोन O3 ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु देखो यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा। देखो ओजोन क्या है, ओजोन एक घातक गैस है जो पराबैंगनी विकिरण व जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, ओजोन क्या है, एक घातक गैस है, वह पराबैंगनी विकिरण को जो क्या करती है, ये रोकती है। मतलब पराबैंगनी जो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है वो आती है धरती की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये धरती है अपनी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर अपनी क्या होती है, एक लेयर बनी हुई होती है, तो यहाँ से आती है, ठीक है, टकरा कर वापस जाती है। अब यहाँ पर एक परत होती है, वो क्या करती है, ये इसको बाहर की तरफ जो जाने देनी चाहिए, हीट जो होती है, देखो सूर्य से जो गर्मी आती है वो टकरा कर वापस जाती है, ये वापस जाने नहीं देती, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब धरती का ताप बढ़ने का रीजन यही है कि जो वापस जो किरणें जानी चाहिए वो किरणें वापस नहीं जा रही है, वो वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। कौन सी, ऊपर से कौन सी आती है, पराबैंगनी जो किरणें आती है वो वापस जानी चाहिए लेकिन वापस नहीं जा पा रही है। इसी कारण से क्या होती है, इसके अंदर जो मनुष्य के अंदर स्किन कैंसर जो होता है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां क्या होती है अपने को देखने को मिलती है। और ये क्या होती है, ये हानिकारक होती है। ओजोन गैस के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या होती है, हानिकारक होती है। O3 मतलब ओजोन से संश्लेषित गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ओजोन से कौन सी गैस संश्लेषित होती है, CFC। ठीक है, और अगर आपने कार्बन टॉपिक पढ़ा है तो CFC में पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर आपने देखा है, कहाँ पर आपने पढ़ा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। तो देखो कार्बन व उनके यौगिक के बारे में जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर अपना ये टॉपिक था। ठीक है, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये कहाँ पर होता है, एसी की गैस के अंदर CFC होता है, फ्रिज के अंदर भी अपना क्या CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने होता है। उसके बाद में देखो कुछ याद करने वाली चीजें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, 16 सितंबर। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 16 सितंबर 1987। ठीक है, 16 सितंबर 1987 के अंदर। ठीक है, देखो 16 सितंबर 16, ठीक है, 16/9/1987 के अंदर जो है ये प्रोटोकॉल किया गया था। और ये हुआ क्यों था, ये देखो ओजोन के अंदर CFC गैस को कम करने के लिए किया गया था। मतलब कि जो ओजोन परत से रिलेटेड है वो किससे, कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर 1987 के अंदर हुआ था। देखो देखो 16/9, देखो 9 भी इसके अंदर है। ठीक है, अब 16 आपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 16 सितंबर 1987 के अंदर क्या हुआ, प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये किसके लिए हुआ, तो ओजोन गैस के लिए हुआ। कौन सी गैस, ओजोन गैस के लिए। ठीक है, ओजोन गैस के लिए हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर। ठीक है, कनाडा के अंदर जो है ये हुआ था। क्यों हुआ था, तो CFC गैस का उपयोग कम करें, CFC गैस का यूज जो है लिमिटेड करने के लिए। अब देखो साइंस के लिए एक प्रश्न ये है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, तो डॉब्सन है, डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन। ठीक है, ये इकाई है। ठीक है, ओजोन, ओजोन की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं, तो ये नापते हैं, वो नापते हैं डॉब्सन के अंदर मापा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, और ओजोन दिवस कब है, ओजोन दिवस है देखो 16, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस है 16 सितंबर। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है, तो 16 सितंबर
इसमें 1987 भी साथ में अपने को याद रखना है, 1987 भी इसमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम ओजोन छिद्र कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था अंटार्कटिका क्षेत्र में, ठीक है। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र कहां पर हुआ था, ये हुआ अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर है, सबसे पहले ओजोन छिद्र हुआ है, देखा गया है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें कौन सी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्यों हुआ था ये हुआ था ओजोन परत से रिलेटेड, ओजोन परत से रिलेटेड क्या बोला था कि सीएफसी गैस का यूज जो है वो कम करो। कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 के अंदर, 1987 के अंदर, ठीक है। ओजोन दिवस कब है, तो 16 सितंबर को है, ठीक है। अब ये पूरी बात दोबारा क्यों बताई है, उसका एक रीजन है, ठीक है। अब देखो क्या कारण है उसका, अब देखो यहां पर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड जो एक प्रोटोकॉल हुआ था उसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 11/12/1997 के अंदर, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी, देखो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तो लगातार है, देखो लगातार है 11/12, और देखो 1997 यूं याद कर लो, ये क्यूट है, क्यूट है, ठीक है, क्यूट 1997 याद करो, 1997, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कब, 11/12/1997। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब, 16 सितंबर 1987, ठीक है। 10 साल का अंतर है। अब ये 10 साल के अंतर से याद रह जाएगा, सन एक का 87, एक का 97 है। 16 सितंबर वाला कब है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल कब है, 11/12, ठीक है, 11/12। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मॉन्ट्रियल के अंदर जो प्रोटोकॉल हुआ था वो किसके लिए हुआ था, वो ओजोन गैस के लिए हुआ था। देखो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, तो CF4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O जलवाष्प, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है सारी की सारी अपने को याद करनी है, क्योंकि पेपर में जो आपको खास याद रहती है वो अपने को नहीं दी जाती, भाई सबसे ज्यादा अपने को ये दो याद रहती है, ठीक है। लेकिन पेपर में ये दोनों ही अपने को ऑप्शन में नहीं दिए जाते, अपने को तो ऑप्शन में दिए जाते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी है, N2O जलवाष्प, CO2, और एक गैस और दे देते, और प्रश्न जैसे ऐसे पूछ लेते, देखो निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अपने को देते हैं CO2, सेकंड देते हैं जल वाष्प, थर्ड देते हैं अपने को O3, ठीक है, और फोर्थ देते हैं N2O, ठीक है। अब ये प्रश्न देखो, बिल्कुल अगर ये प्रश्न अभी जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज किए बिना अगर प्रश्न पेपर में आ जाए ना, तो इसके ज़्यादातर जो आंसर जो किया जाएगा वो किया जाएगा यहाँ पर, या तो O3 किया जाएगा या फिर CO2 किया जाएगा। भाई CO2 तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अपने को क्या देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। तो 80% गैस तो क्या है ग्रीन हाउस के अंदर, CO2 ही है। तो CO2 अपने करते हैं, और CO2 तो यहाँ पर होने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर O3 अपने सोचते हैं कि एक साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ में हमने ओजोन के बारे में भी पढ़ा था, तो फिर ओजोन होने की संभावना है, तो ओजोन तो बिल्कुल ही नहीं है, ये लो ओजोन भी गया। अब जो नहीं है के अंदर अपना क्या आएगा, O3 ही आएगा, ठीक है। मतलब O3 अपने सोचते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा था, तो अपने ये वाला ऑप्शन करते नहीं है, लेकिन O3 जो है अपनी क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो अपना O3 जो है ये हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी है, 80% CO2, ठीक है, 80% CO2 है। अब देखो सर्वाधिक प्रभावित करने वाले, देखो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाती है वो जलवाष्प पहुंचाती है। जैसे आपने जलवाष्प का मतलब क्या होता है, देखो मौसम के अंदर जो आर्द्रता पाई जाती है ना, वो एक जलवाष्प का पार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो जलवाष्प है ना, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जलवाष्प सबसे ज्यादा हानिकारक है, जलवाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में है तो कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योटो प्रोटोकॉल 11/12/97,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर, 10 साल का अंतर है 87। ये दोनों डेट तो अपने को याद रहनी चाहिए, ये भी अपने को याद रहना चाहिए। चारों लाइनें अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो अम्लीय वर्षा, ये भी यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जितनी भी लाइनें रखी है पूरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐतिहासिक इमारतों में पीले रंग का कारण क्या है? जैसे ताजमहल है, ये पीला क्यों पड़ रहा है? पीला पड़ने का रीजन ये है कि ज्यादा पोल्यूशन होने के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या होता है? देखो अम्लीय वर्षा का मतलब होता है, ठीक है, जब वर्षा आती है तो इसके अंदर HNO3 और H2SO4, ठीक है, ये पानी के साथ में मिक्स आते हैं। और HNO3 कितना होता है? 3 पार्ट होता है, और H2SO4 अपना 1 पार्ट है। देखो प्रश्न 10-20 बार तो कम से कम पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के अंदर मात्रा का अनुपात है, किसकी मात्रा? देखो प्रश्न आता है कि अम्लीय वर्षा में मात्रा का अनुपात है, ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न आता है, ठीक है। और देखो इसमें ऑप्शन क्या होते हैं? H2SO4 प्लस HNO3 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है H2SO4 प्लस HNO3। थर्ड ऑप्शन होता है 3HNO3 प्लस H2SO4। फोर्थ ऑप्शन होता है 4HNO4 प्लस H2SO4। इस तरीके से अपने को ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। अब देखो अनुपात याद रखना है कि HNO3 जो है ना और H2SO4, देखो H2SO4 तो बहुत ही खतरनाक है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर आएगा तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा खराब। तो थोड़ा थोड़ा खराब करता है, येलो करता है, मतलब ज़्यादा खराब नहीं करता, थोड़ा थोड़ा खराब। तो थोड़ा थोड़ा खराब करता है, तो ज़्यादा खराब करने वाले की मात्रा क्या कर दो? कम कर दो। मतलब H2SO4 की मात्रा कम होगी, मतलब ये 1 अनुपात के अंदर है और ये कितने अनुपात में? ये 3 अनुपात में। तो याद क्या करना है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। कितनी कितनी मात्रा में? ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो अपने को ज़्यादा खराब नहीं करना, किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं खराब करना। तो ये तो 1 अनुपात के अंदर होगी। HNO3 क्या है? ये हो जाएगी अपनी 3 अनुपात के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना अम्लीय वर्षा। अब देखो अम्लीय वर्षा का कारण याद कर लेना, हर एक लाइन के अंदर एक प्रश्न है, ठीक है। अब देखो अम्लीय वर्षा के अंदर ठीक है, अब देखो अम्लीय वर्षा के अंदर देखो NO2 और SO2, ये याद कर लेना। NO2 और SO2 होती क्यों है? NO2 के कारण से और SO2 के कारण से जो है ये वर्षा होती है, ठीक है। अब देखो 2-3 केमिकल नेम है, HNO3 H2SO4, तो H2SO4 की मात्रा 1, HNO3 की मात्रा 3। होता क्यों है? तो देखो N से समझ जाना, यहाँ से N से समझ जाए। देखो NO3 था, नहीं NO2 कर देते हैं। ये अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? NO2 है, और एक देखो यहाँ पे SO4 है, नहीं SO2 कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है? देखो याद तो वही करना है, HNO3 करना है और H2SO4 करना है। ये 1 मात्रा, ये 3 मात्रा। अब वर्षा का कारण क्या है? देखो वर्षा का कारण अपने को अगर देखना हो तो वर्षा का कारण अपने को यहाँ पर समझना है। तो देखो NO3 है, नहीं NO2 एक कम कर दो, ठीक है। SO4 है, थोड़ा ज़्यादा कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा खतरनाक है, ये गैस जो है वो ज़्यादा हानिकारक है, तो इसमें 2 कम कर दिए तो SO2। ये गैस कम खतरनाक है, इसमें से 1 ऑक्सीजन कम कर दो तो NO2। ये हो गया NO2, ये हो गया SO2। तो किस कारण से होता है? NO2 और SO2 के कारण से अम्लीय वर्षा जो है अपनी होती है। अब देखो, अब है ऊर्जा के पिरामिड। क्या है? ऊर्जा के पिरामिड। अब ये याद कर लेना, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। अब देखो घास है, ठीक है, हिरण, शेर, ठीक है। अब देखो जानवर क्यों खाते हैं? एक दूसरे को क्यों खाया जाता है? खाने का कारण होता है कि उससे उनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। देखो जैसे ये एक एग्जांपल याद कर लो कि घास, हिरण, शेर, ठीक है। अब देखो घास सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, घास ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बना देता हूं,
हिरण उसके थोड़े से कम होंगे। भाई हिरण अगर ज्यादा होंगे तो घास तो खत्म हो जाएगी, इसलिए संतुलन संतुलन जो बनाए अपने को रखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिरण आ जाएगा। हिरण को कौन खाता है, हिरण को खाता है शेर। ठीक है, ये हो गया अपना हिरण। अब हिरण को कौन खाता है, शेर। अब शेर की मात्रा ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। अब देख लो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बना है, सीधा बना है। बस याद ये रखना है, ऊर्जा का पिरामिड है तो ऊर्जा मतलब कि जो लड़ाई चलेगी वो किसके अंदर चलेगी, वो खाने पीने के लिए चलेगी। तो कौन किसको खाता है, ये एग्जाम्पल याद रखना जरूरी नहीं है, कोई भी रख लो। जैसे एक रख लो टिड्डे, ठीक है, टिड्डों को कौन खाता है, चूहा खाता है, चूहा। ठीक है, चूहे को कौन खाता है, शेर। चूहे को जो खाता है वो खाता है स्नेक, मतलब कि सांप। ठीक है, सांप खाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है खा क्यों रहे, ऊर्जा के लिए खा रहे हैं। अब इसका मतलब अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के पिरामिड के बारे में अपने को यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पर यूं समझ लो कि घास साथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होगी, घास होगी। तो ये लो घास, घास को खाने वाले टिड्डे हैं, टिड्डे। टिड्डों को खाने वाले कौन है, चूहे हैं, मात्रा कम। और चूहों को खाने वाले कौन है, सांप है। अब इसकी जगह मान लो कि एक बार ऐसे बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या रखेंगे, घास, हिरण। तो क्या ऐसे रख सकते हैं, भाई घास बहुत कम है, खाने वाले हिरण बहुत ज्यादा है, तो प्रकृति के अंदर स्थायी होंगी ही नहीं, मतलब प्रकृति में घास देखने को ही नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये पिरामिड तो हो गया गलत और ये पिरामिड हो गया अपना सही। तो या तो डायरेक्ट याद कर लो कि ऊर्जा के पिरामिड सीधे बनते हैं, या फिर जब भी पूछा जाए प्रश्न एक उदाहरण ले लेना। ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब खाने पीने की लड़ाई चलेगी, तो जानवर एक दूसरे को मारेंगे, तो मारने वाला एक क्रम जो है उदाहरण में ले लेना, याद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो संख्या के पिरामिड। अब देखो संख्या के पिरामिड ये कैसे होते हैं, ये उल्टे होते हैं। अब देख लेते हैं कि संख्या के पिरामिड उल्टे होते हैं या नहीं होते। देखो पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, एक पेड़ पे कितने जीव रहेंगे, बहुत सारे जीव रहेंगे। ठीक है, ये देखो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहेंगे। ठीक है, अब देखो पक्षी रहेंगे ना। अब देखो एक जू सुने होंगे आपने, जो सिर के अंदर अपने जू पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, वो क्या होती है, देखो पक्षियों के अंदर भी वो चीज पाई जाती है। मतलब देखो एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे पक्षी है, हर पक्षी के सिर में मान लो 100 क्या है, परजीवी पाए जाते हैं। तो देखो एक के ऊपर बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई एक पेड़, पेड़ पे 100 पक्षी, ठीक है, और एक पक्षी के सिर में 100, तो 100 पक्षी के सिर में कितने हो जाएंगे, 10,000। मतलब यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये पिरामिड कैसे बन रहे हैं, संख्या के आधार पर। जब संख्या की बात की जाए तो सबसे पहले एक पेड़ बनाना। ठीक है, अब आगे तुम समझ जाना आगे। ठीक है, संख्या के आधार पर तो पेड़ की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, या फिर देखो एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, समुद्र। ठीक है, उसके बाद में सूक्ष्म लार्वा। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एक क्या है, अपना समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर क्या हो जाएगी, मछलियां हो जाएगी। ठीक है, अब देखो समुद्र क्या है, समुद्र तो एक है, इसका मतलब समुद्र तो कम है, इसके ऊपर मछलियां क्या है, बहुत ज्यादा है, मछली बहुत ज्यादा है। तो संख्या की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए तो अलग अलग बात है। जब संख्या की बात की जाएगी तो पेड़ जो है या फिर समुद्र जो है वो तो एक है, तो एक हो गया संख्या के अंदर। और मछली उसके ऊपर बहुत सारी डिपेंड है, इसका मतलब संख्या के आधार पर जब बात करेंगे तो उल्टा पिरामिड आएगा। कैसा पिरामिड आएगा, उल्टा। लेकिन जब ऊर्जा की बात की जाएगी, ऊर्जा मतलब क्या हो गया, खाने पीने का झगड़ा। खाने पीने के अंदर जब आएगा तो मार काट वाला आएगा, तो मार काट वाला एग्जाम्पल लेना है। और संख्या की जब बात आएगी तो क्या होगी, संख्या को अपने को देखना है, तो संख्या के आधार पर अपने को कैसे देखेंगे, फिर अपने एग्जाम्पल लेंगे, वो पेड़ पक्षी या सूक्ष्म जीव का लेंगे, या फिर एक खेत। ठीक है,
खेत के अंदर क्या होंगे, पक्षी होंगे, ठीक है, और पक्षियों के सिर में क्या है, जू है, ठीक है। अब देखो ये क्या सिस्टम चलेगा, खेत तो होगा एक, पक्षी उसके अंदर होंगे 100, और उन पक्षियों के सिर में भी मान लो सूक्ष्म जीव या परजीवी है, तो वो कितने होंगे, वो बहुत सारे होंगे। तो कैसा बन गया ऊर्जा का जो संख्या का पिरामिड कैसा बन गया, उल्टा बन गया। तो ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो एक दिया गया है कि संख्या के आधार पर जैसे ही संख्या आती है तो एक पेड़ दिमाग में आना चाहिए। संख्या देखते ही अपने को संख्या का पिरामिड बताना है, तो अपने को दिमाग में क्या आना चाहिए, अपने को पेड़ दिमाग में आना चाहिए, बाकी अपने को कुछ याद नहीं करना। तो संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ये लो उल्टे। ऊर्जा के पिरामिड, जैसे ही ऊर्जा नाम दिमाग में आता है तो अपने देखते हैं कि ऊर्जा का मतलब खाने पीने की लड़ाई, खाने पीने के अंदर शेर वाला वो एग्जाम्पल लेंगे तो पिरामिड कैसे बन जाएंगे, सीधे बन जाएंगे। अब जैव भार जो है, जैव भार इसके जो है उल्टे भी बनते हैं और सीधे भी बनते हैं, दोनों टाइप के इसके अंदर पिरामिड बनते हैं। तो ये चीज अपने को इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। ये प्रश्न डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधा बनाया जाता है। अब अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा, अगर मेन जो लॉजिक इसका नहीं पता होगा तो वहां पे प्रश्न पता ही नहीं चलेगा पिरामिड कहाँ भी बीच में आ गया, जीके वाला टॉपिक, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आधार हमेशा उत्पादक लेना है, मतलब कि जब भी इनके चित्र बनाना स्टार्ट करें तो हमेशा ही आधार में हमेशा उत्पादक लेना होता है, ठीक है। अब देखो घास है, घास क्या है, उत्पादक है, तो सबसे नीचे लिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो क्या है, पिरामिड जब लिए हमने तो सबसे पहले देखो संख्या, संख्या की बात की तो सबसे पहले पेड़ पक्षी आ गए। इसका मतलब उत्पादक जो है वो अपने कैसे आते हैं, सबसे पहले अपने उत्पादक ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो आप जो जीके के अंदर आपने परंपरागत गैर परंपरागत पढ़े होंगे। देखो परंपरागत मतलब जो परंपरा से मिल रहे हैं अपने को, जिसके अंदर अपने को मेहनत नहीं करनी, जमीन के अंदर दबे हुए जो मिले हुए हैं वो परंपरागत है। मतलब जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, डीजल पदार्थ हो गया, ये अपना क्या हो जाएंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोल, डीजल ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, निफ जीन करता है। कौन करता है, निफ जीन करता है। देखो न से नाइट्रोजन, न से निफ जीन है, न से नाइट्रोजन, न से निफ जीन है, ठीक है। यहां पर क्या है अपना निफ जीन होता है। देखो न से नाइट्रोजन है, न से निफ जीन होता है। ऊर्जा के स्तर क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले होते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड के अंदर बताया, देखो प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो उत्पादक है जो पेड़ पौधे होते हैं। उसके बाद में क्या है, उपभोक्ता है, फिर अपघटक है, ठीक है। ये देखो उसके बाद उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, फिर अपघटक है। नाम नहीं लिखे गए, पिछली क्लास में ये चीज अपने देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो शोभ मंडल, देखो शोभ मंडल जो है 16 किलोमीटर तक होता है, 0 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक शोभ मंडल है, ठीक है। उसके बाद में देखो 25 किलोमीटर तक लगभग समताप मंडल है, समताप मंडल है। और समताप मंडल में ये अपना क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। देखो शोभ मंडल धरती से 16 किलोमीटर तक होता है। सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र है। देखो समुद्र में हर प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, हर प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, समुद्र है। और देखो विश्व ओजोन दिवस कब है, ये दूसरी बार आ गया, देखो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस है, 16 सितंबर 1987, ठीक है। ये अपना क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कनाडा के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखो 11/12/97, ये अपना कौन सा है, उसके बाद में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये क्यों हुआ था, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा निश्चित मतलब कि कम करो, किसके अंदर था, ये था ओजोन परत वाले के अंदर था, ठीक है। और उसके बाद में ये जो था अपना, ये अपना था ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कौन सा है, तो फिर अपना क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक जो है अपना पूरा कंप्लीट होता है और पूरा का पूरा आपने अच्छी तरीके से कवर किया है। और देख रहे हैं आपकी एक एक लाइन जो है ये आपस में खुद में ही एक प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना लास्ट टॉपिक होगा, वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।